अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो जैसे कि नेपोलियन जो था वो बैटल हार चुका था 1815 में, और यूरोपियन गवर्नमेंट जो थी वो वहाँ पर स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म लाना चाहती थी। तो कंजर्वेटिव्स जो थे वो बिलीव करते थे कि वो जो है इस्टेब्लिश करे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी। मतलब वो लोग जो है अपने ट्रेडिशन को ही ज़्यादा मानते थे और वो लोग ज़्यादा डेवलपमेंट भी नहीं चाहते थे। और जैसे कि वहाँ पर मोनार्की, तो वो लोग चाहते थे कि मोनार्की रहे, और जो चर्च है, सोशल हेरियार्चीज है, वो वैसे ही रहे, और जो प्रॉपर्टी और फैमिली जो है उसे प्रिजर्व किया जाए। मोस्ट ऑफ द कंजर्वेटिव्स बिलीव करते थे अ रिटर्न ऑफ टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवॉल्यूशनरी डेज, और वो रियलाइज़ करते थे फ्रॉम द चेंज इनहेरिटेड बाय द नेपोलियन दैट मॉडर्नाइजेशन could in fact strengthen the traditional institution like the monarchy। तो वो लोग मतलब मोनार्की चाहते थे और वो लोग नए चेंज जो थे वो अपनाना नहीं चाहते थे, और इससे जो है स्टेट जो है मोर पावरफुल बन चुका था और स्ट्रॉन्ग बनता जाए। अ मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, अ डायनामिक इकोनॉमी, द एबॉलिशन ऑफ फ्यूडलाइजेशन एंड सर्वडम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्की ऑफ यूरोप। तो इससे जो था ऑटोक्रेटिक मोनार्की जो यूरोप की थी वो और बढ़ जाएगी, और जो सर्वडम जो था वो भी अबॉलिश हो जाएगा। इन 1850 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूरोपियन पावर्स, तो यहाँ पर जो यूरोपियन पावर्स दी चुकी है ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इन लोगों की जो है कलेक्टिव डिफीट थी नेपोलियन ने, मतलब इन लोगों ने साथ में मिलकर नेपोलियन को हराया था। मीट एट वेना टू ड्रॉ अप द सेटलमेंट फॉर यूरोप। तो आपको पता होगा कि ट्रेटी ऑफ वेना हुआ था, उसमें जो थी वो शर्तें रखी गई थी, और नेपोलियन उस टाइम पे हार चुका था बैटल। द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रेलियन चांसलर डुक मेटरनिच। तो ये जो वेना ट्रेटी ऑफ वेना जो थी वो कंडक्ट करवाई थी कांग्रेस ने, और इसका जो होस्ट था वो था ऑस्ट्रेलियन चांसलर डुक मेटरनिच। तो ये ट्रेटी जो थी, इसमें ट्रेटी ऑफ वेना 1815 में हुई थी, और इसके ऑब्जेक्ट्स जो थे वो थे कि यहाँ पर कुछ चेंजेस लाए जाए यूरोप में, जो कि नेपोलियन वॉर के टाइम पे होने चाहिए थे, और अभी ये लोग ये चेंजेस करने वाले थे। तो जो बर्बन डायनेस्टी जो थी वो डिपोज हो चुकी थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे, और उसे जो है वापस लाया गया, यानी कि बर्बन डायनेस्टी का रूल वापस लाया गया, और फ्रांस जो है अपनी सारी टेरिटरीज हार चुकी थी, और जो नेपोलियन था उसने अपने अंदर में वो सारी टेरिटरीज को ले लिया था। अ सीरीज़ ऑफ स्टेट्स वर सेटअप ऑन द बाउंड्रीज। तो एक सीरीज़ ऑफ स्टेट जो थी वो बाउंड्रीज पे सेटअप कर दी गई थी, ताकि जो फ्रेंच का जो एक्सपांशन है ना, कि फ्रेंच आगे चलकर और बढ़ ना जाए, इसलिए वहाँ पर बाउंड्रीज लगा दी गई थी। दस द किंगडम ऑफ नेदरलैंड, जो किंगडम था नेदरलैंड का इंक्लूडिंग बेल्जियम, उसे जो था नॉर्थ में सेटअप किया गया था, और जेनेवा जो था उसे पेडमोंट के साथ साउथ में ऐड किया गया था, और प्रशिया जो था वो मेन हेड था। तो प्रशिया को जो है न्यू इम्पॉर्टेंट टेरिटरीज ऑन द वेस्टर्न फोर्टनियर्स, तो वेस्ट साइड पे जो है प्रशिया को काम दिया गया था कि आपको भाई ऐसे देखना है करके। वाइल ऑस्ट्रेलिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, और ऑस्ट्रेलिया जो था, ऑस्ट्रेलिया और प्रशिया दो मेन हेड थे, तो ऑस्ट्रेलिया को अकेले इटली को संभालने के लिए नॉर्थ में भेज दिया गया था। बट इन जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट, तो जर्मन में जो थे वो 39 स्टेट थे, और उसे जो है नेपोलियन ने जो किया था उसे लेफ्ट अनटच, उसे अनटच रखा गया। और ईस्ट में जो थी रशिया जो थी एक पार्ट ऑफ पोलैंड थी, प्रशिया को जो है पोर्शन ऑफ सैक्सोनी मिल गई थी। द मेन इंटेंशन जो था ये रिस्टोर करने का मोनार्कीज को, ताकि जो नेपोलियन ने जो भी रूल्स से बनाए थे उसे ओवरथ्रो कर सके, और एक न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर लाया जाए यूरोप में। कंजर्वेटिव रिजम्स सेटअप हुई थी 1815 में, और वो जो थी ऑटोक्रेटिक बन रही थी, और वो लोग टॉलरेट नहीं कर रहे थे क्रिटिज़म को, और डिसेंड कर रहे थे, और जो करप्ट एक्टिविटीज़ थी उन्हें क्वेश्चन किया जा रहा था ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को, पर उसमें से जो
मोस्ट ऑफ द इम्पोज सेंसरशिप लॉस थे वो कंट्रोल किए जा रहे थे। और न्यूज़पेपर में भी बस वही आता था कि जो मेन हेड है या गवर्नमेंट जो है बस वो चाहे वही बस न्यूज़पेपर में भी आ पाता था। और इससे जो है बुक्स प्लेज सॉन्ग्स रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी। यहाँ पर एक इमेज दी हुई है द क्लब ऑफ थिंकर्स एनिमोस कैरिकल्चर डेटिंग टू 1820। तो यहाँ पर बोला गया कि द प्लेग ऑन द लेफ्ट वियर्स द इंस्क्रिप्शन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडेज मीटिंग हाउ लॉन्ग थिंकिंग बी अलाउड टू अस, कि हम लोग मतलब कब तक सोचेंगे। द ब्रॉड ऑन द लिस्ट द रूल्स ऑफ द क्लब विच इंक्लूड द फॉलोइंग, कि साइलेंस जो है ना वो फर्स्ट कमांडमेंट है इस लर्निंग सोसाइटी का। टू अवॉइड इवेंचुअली वेयर बाय अ मेंबर ऑफ दिस क्लब मे succumb to temptation of speech muzzle will be disturbed to members upon entering। तो ये लोग मतलब कुछ बोल नहीं सकते थे और इन्हें सच पता भी है, फिर भी ये लोग चुपचाप बैठे और इनके मुंह पर पट्टियाँ बांध दी। एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन nonetheless continued to inspire liberals। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण जो है लिबरल्स जो थे बहुत इंस्पायर हो रहे थे। और इसमें एक मेजर इशू जो आया था लिबरलिज्म में और नेशनलिस्ट में, कि वो लोग मतलब न्यू कंजर्वेटिव्स ऑर्डर्स के पास जो थी फ्रीडम थी प्रेस की। ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव में लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। तो जो थी वहाँ पर मतलब कुछ भी बात वगैरह करना या फिर कोई भी सोसाइटीज़ बनाना वगैरह सब बैन हो चुका था। और वहाँ की गवर्नमेंट भी बहुत स्ट्रिक्ट थी कि हमारे बारे में कोई भी बात ना की जाए। तो इसलिए 1815 में जो है वहाँ पर पूरा खौफ और डर फैला हुआ था रिबलर और नेशनलिस्ट के इसमें, और उन्होंने अंडरग्राउंड काम भी करना चालू कर दिया था। तो सीक्रेट सोसाइटीज़ जो थी वो पूरे यूरोपियन स्टेट्स में ट्रेन रिवॉल्यूशनरीज के ज़रिए मतलब फैल रही थी और उनका आइडिया जो था वो भी फैल रहा था। और इस रिवॉल्यूशनरी टाइम में कमिटमेंट की थी कि अपोज किया जाएगा मोनार्कियल फॉर्म्स को। और आफ्टर ट्रेटी ऑफ वेना कांग्रेस जो है वो फाइट करेगी। आफ्टर ट्रेटी ऑफ वेना जो उसके बाद जो का फाइट करेंगे लिबर्टी और फ्रीडम के लिए। मोस्ट ऑफ दिस रिवॉल्यूशनरीज ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट। तो इसमें से बहुत सारे जो रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने एक नेशन स्टेट्स का भी क्रिएशन करने का सोच लिया था और ये नेसेसरी पार्ट था स्ट्रगल के लिए। और इसमें से ऐसे एक सच इंडिविजुअल आते थे इनका नाम था गिउसेप्पे मैज़िनी, और ये जो थे एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे और ये जो थे बॉर्न हुए थे जेनेवा में 1807 में। और ही वॉज द मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनिया एज अ यंग मैन ऑफ 24। तो ये जो थे बस 24 साल के थे और इन्हें जो है एक्साइल यानी कि देश निकाला कर दिया गया था 1831 में, क्योंकि इन्होंने जो था रिवॉल्यूशन किया था लिंगोरिया में। ये सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 मोर अंडरग्राउंड सोसाइटी, और इन्होंने जो है 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ का फॉर्म किया था। पहली जो थी वो थी यंग इटली इन मर्साइलेस और दूसरी जो थी उसका नाम था यंग यूरोप इन बर्ने। और इसके मेंबर जो थे सारे यंग माइंडेड थे और इसके जो मेंबर्स थे वो थे पोलैंड से, फ्रांस, इटली और जर्मन स्टेट से। और मैज़िनी जो थे वो बिलीव करते थे नेशन हैज़ टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, कि जो नेशन जो है ना वो एक मैनकाइंड का नेशनल यूनिट है। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स। तो इटली जो है ना वो स्मॉल स्टेट्स में पैचवर्क करके नहीं हो सकता और उसका जो है एक बड़ा किंगडम इट हैड टू बी फॉर्म्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन अ वाइडर अलायंसेस ऑफ नेशन। और ये यूनिफिकेशन जो है वो अकेले नहीं हो सकता है, तो इसके लिए जो है इटालियन लिबर्टीज़ भी साथ में होनी चाहिए। और इस मॉडल को साथ में करते हुए और सीक्रेट सोसाइटीज़ सेटअप हो चुकी थी अब जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और पोलैंड में। तो मैज़िनीस रेंटलेस अपोजिशन टू मोनार्की, और ये जो थे मोनार्की का अपोजिशन करते थे और इनका विजन था कि एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लाया जाए। और ये जो थे कंजर्वेटिव्स के भी खिलाफ थे और
ऑस्ट्रेलियन चांसलर जो डुक मेटरनिच थे, उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था कि ये जो है ना, मतलब द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर है।